भारत के प्रधानमंत्री का आज नाम्बाबिया में भव्य सत्कार वहाँ के पार्लियामेंट में किया गया और सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा गया। इसके लिए नाम्बाबिया सरकार का भारत आभार प्रकट करता है। आज पूरे भारत में गुजरात में ब्रिज गिर गया, उसके वजह से जनमानस का ट्रक, रिक्शा और कुछ निर्दोष लोग उनकी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। आज राजस्थान में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें भी पायलट का हत्या हुआ, मृत्यु हो गया। और पूरे देश में देश का वातावरण जल जमाव से हर जगह भरा हुआ है और निसर्ग का नियम के सामने में कोई टिक नहीं सकता है। अभी दोष देने का वक्त किसी को नहीं है, क्योंकि 40 साल 45 साल का ब्रिज गिर जाता है और उसको रिपेयरिंग करने के बावजूद भी उसकी उम्र कम होता है। इसके लिए ब्रिज धराशायी हो जाता है। कंट्रैक्टर और सरकार अपने वक्त में बनाता है, लेकिन आज के डेट में कोई जिम्मेवारी लेने का किसी में भावना नहीं है, नहीं शासन में नहीं प्रशासन में। और एक्ट ऑफ गॉड के नाम पे सब बेड़ा पार हो जाता है और सरकार भी अपने हिसाब से मुआवजा, आज जैसे भारत सरकार ने ब्रिज पुल टूटने के ऊपर 2-2 लाख रुपया डिक्लेयर किया है, लेकिन जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है। और आज ये वक्त आ गया है कि कोई जिम्मेवारी लेने का अपनी जिम्मेवारी से हर कोई भागता है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। आज पूरे देश में जब जाति जनगणना का मांग लोकसभा में हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको मान्य करके जाति जनगणना होगा इसका आदेश दिया, और अभी कुछ डेट फिक्स हुए हैं जो आते वक्त में मालूम पड़ेगा कि जाति जनगणना कब 26 और 27 में होना है। बिहार में आज
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का बंद का आह्वान किया था और आह्वान हर जगह पे अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे। आज़ादी के बाद से 21 करोड़ से आज 140 करोड़ जनता जिस देश में है और उस पे भी दूसरे देश के शरणार्थी, दूसरे राज्य के शरणार्थी भी यहाँ देश में आते हैं और भारत सरकार उनको मानवता के नाते उनको शरण देता है। ये अपने आप में एक स्वागत योग्य है और मानव जाति का उत्थान के लिए भारत अग्रसर आज़ादी के बाद से पूरे विश्व में आगे है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज 5 देश के यात्रा में गए, वहाँ हमारे देश ने उनको वक्त वक्त पे मोदी जी के शासनकाल में उनको जो मानवीय दृष्टिकोण से जो सुख सुविधा देने का व मदद करने का तो भारत ने इस 5 देश को किया है और आज उसका फल है। कोई भी प्रधानमंत्री इस 5 देश के यात्रा में 30 साल से नहीं गए, लेकिन हमारे वैश्विक नेता ने वहाँ का दौरा किया और भारत को उस हिसाब से उनका स्वागत सर्वोच्च पद से 5 देश ने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा देश के लिए उपलब्धि है। अभी जो 3 देश है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, ये ओपन भारत का विरोधी जो अभी भारत पाकिस्तान का आतंकवादी जो पाकिस्तान के आतंकवादी ने निर्दोष सहलानी को मारा, उसके बाद हमारे देश में आज भी हमारा 3 देश का छुप के नहीं ओपन तरीके से वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और हर देश अपना फ़ायदा के लिए भारत का रक्षा सुरक्षा में घातक बने हुए हैं। बांग्लादेश 72 में इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया तो बांग्लादेश का स्थापना हुआ। अभी भी जल लाइट हमारे देश से बांग्लादेश को जाता है। समर्थन भारत करता है बांग्लादेश को और बांग्लादेश है कि वो पाकिस्तान का जो वहाँ के मिलिटेंट
ग्रुप हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। चाइना और तुर्की भी भारत के विरुद्ध है और समय समय पे भारत के जनता ने देखा है और पूरे विश्व ने देखा है कि कौन भारत का हितैषी है और कौन भारत का विरोधी है। ब्रिक्स के मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ और ब्रिक्स में जो महाशक्ति का विरोध करने का एजेंडा तय किया, उसकी ज़रूरत थी। और कुछ महाशक्ति को लगा था और उस ब्रिक्स समिट के बाद आज अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने का घोषणा किया है, भारत आज अमेरिका हो या कोई भी महाशक्ति हो, भारत को वो दे क्या सकता है। लेकिन जिस प्रकार से टैरिफ भारत के ऊपर ज़बरदस्ती लगा रहा है, उसका भारत को विरोध करना चाहिए। क्यों? भारत किसी देश, किसी का मोहताज नहीं है। भारत आज आत्मनिर्भर भारत है और भारत को चाहे रक्षा हो, सुरक्षा हो, व्यापार हो, पूरे विश्व को भारत की ज़रूरत है। लेकिन आज के डेट में जो जिस तरीके से पहले टैंक, मिसाइल से हमला होता था, आज हाईटेक कंप्यूटर, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जैसे अनुकरण का भारत को रक्षा क्षेत्र में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि विश्व में आज हाईटेक युद्ध का साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर अटैक, क्यों अभी इजराइल को देखा, ईरान को देखा और पूरे विश्व में जिस तरीके से ईरान ने अलग अलग देश पे जो अटैक किया या अमेरिका ने किया, वो साइबर अटैक और हाईटेक अटैक जो किया है, भारत को भी उसमें अपने रक्षा में शामिल करने की ज़रूरत है। क्यों? हाईटेक्स का जवाब हाईटेक से दिया जा सकता है और उसकी आज वैश्विक ज़रूरत है। क्यों? बिगर आर्मी का, बिगर कैप्टन का मिसाइल और जो प्लेन है वो ऑटोमेटिक हाईटेक से अटैक होता है। इसके लिए भारत के रक्षा विभाग में और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर हाईटेक मिसाइल और हर प्रकार का भारत को रक्षा में सुशोभित करने की ज़रूरत है।
जो गए हैं ब्रिक्स में, वहाँ भी उन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पे अपना जो देश ब्रिक्स का सदस्य है वो अपना रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, हर प्रकार का कॉन्फ्रेंस में और दूसरे जिस देश का यात्रा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वहाँ से वैसा समझौता वो करते जा रहे हैं और किया है। इसके लिए भारत किसी से कम नहीं है और प्रधानमंत्री जी का आज अंतिम नमबाविया में जो स्वागत हुआ, मीडिया पे जो देखा, गर्व होता है, खुशी की बात है। बिहार में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी संवैधानिक संस्था पे इलेक्शन में जो नाम काटने का बात किया है, इलेक्शन से वोटर लिस्ट से नाम काटने का है। सबसे पहला ईवीएम पे बात उठा और भारत के 140 करोड़ जनता को ईवीएम पे भरोसा आज के डेट में नहीं है और नाम काटना, नाम जोड़ना, जो उस राज्य में 2014 में लोकसभा हुआ, उसमें प्रधानमंत्री की चुना गया। 2019 में लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ और फिर 2024 में हुआ और 2025 में होना है। तो जिसने 2014 में वोटिंग किया, 2019 में किया, 2024 में किया, तो ये कौन सा अलाउद्दीन का चिराग लेकर के इलेक्शन कमीशन ज़बरदस्ती बोल रहा है नाम काटेंगे। और संवैधानिक संस्था को खुद विचार करना चाहिए। और आज भी भारत में ये तो नरेंद्र मोदी जी का जब से सरकार आया तो लोगों के पास पासबुक अगर वो 500 रुपया जमा नहीं कराए होते, नहीं वो कर्नाटका का नीलोपनी मोनी वो आधार कार्ड का लिया होता, नहीं मनरेगा का मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस के सरकार ने लाया होता, तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। एक कामगार है हमारा, उसके वाइफ का डेथ हुआ है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन का हमें केस करना है कंपनी पे, लेकिन उसके पास आधार कार्ड बनाने के लिए उसके पास है ही नहीं कुछ। और वो भी इंटरेस्टिंग है कि वो रामविलास पासवान का वोटर है, रामविलास पासवान जी के गांव का है, चिराग पासवान जी का, उसके पास कुछ नहीं है। तो जो कांग्रेस और आरजेडी बात उठा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम काट देगा और उसके बाद उसका मनरेगा का आधार कार्ड ले लेगा, उसका हक छीन लेगा, हक सबका छीना जाएगा, सबका वोटर है। और जब राज्य के सरकार ने कोई इंडस्ट्री आज़ादी के बाद से नहीं लगाया तो, और अभी 20 साल हो गया नीतीश कुमार जी को, वो लोहिया और जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर किसके किसके साथ में उन्होंने काम करने के बाद इंडस्ट्री नहीं लगाया और उनको अभी डर है।
कि हमको वोट नहीं करेगा इसके लिए नाम काटने का। आपने कुछ इंडस्ट्री लगाया नहीं, कुछ काम किया नहीं, और जितना पुल ब्रिज बांध पोखर बना वो सब धराशायी हो गया, सब जगह पे अपने आप गिर गया। और उसके बाद आपको क्या चीज़ से लोग मतदान करेगा? आप कितना भी नाम काटिए, 20% नहीं 40% नाम काट दीजिए इलेक्शन कमीशन साहब, लेकिन जब जनता को आपको नहीं देना है, सत्ता बदलना है, तो वो बदली करेगा। और देश किसी लोकतांत्रिक मूल्यों का स्वागत करता है और तानाशाही का। और बिहार जैसे राज्य में, जिस राज्य देश में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद टेम्परोरी है, मास्टर है, पूरे देश में परमानेंट है ही नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो उसके ऊपर क्या जनता विश्वास करेगा? इलेक्शन कमीशन कॉन्ट्रैक्ट पे, इलेक्शन में जो काम करेंगे, अभी देश में इलेक्शन होता है वो सब मास्टर कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, काम कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, वो परमानेंट खुद नहीं है। तो उनको वो जिम्मेवारी क्या लेंगे और क्यों नहीं? वो उनके ऊपर कौन जनता विश्वास करेगा और कौन सज़ा कौन दे सकता है? आज ब्रिज गिरा तो 2 लाख रुपया दे रहे हैं भारत सरकार। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसने बनाया है, जिसने पार्लियामेंट में पास किया है, विधानसभा में पास किया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को, ऐसे जिसके वजह से गिरा है, जब तक संविधान और संवैधानिक संस्था मजबूत कानून नहीं बनाता है और जिम्मेवारी नहीं देता है, तब तक जनता का जो निर्दोष जनता जो आज, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, या जहाँ भी जनता है, एक लड़की पानी में जा रही है और वो नारा लगा रही थी, नेताजी मौज करे, जनता तुम्हारे साथ है। अरे हमें शर्म की बात है, हमारे संवैधानिक संस्था को विचार करना चाहिए कि आप जो संविधान में शपथ लेता है, जब आप शपथ दिलाते हो इलेक्शन कैंडिडेचर के समय में, 2500 2000 MLA और 543 MP को शपथ के टाइम में आप क्यों नहीं विचार करते ये गुंडा है, मोबाली है, डाकू है और ये गलत नेचर का है, उसका उसी समय में आप रिस्ट्रेन कर दो लोकसभा और विधानसभा के पहले, तो सारे क्रिमिनल वहाँ लोकसभा विधानसभा में MLA MP और मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद अपनी जिम्मेवारी दूसरे को देने का, और उसके बाद न्यायपालिका भी अपनी जिम्मेवारी से निर्वाह नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। संवैधानिक संस्था अगर गलत करता है, संविधान का वायलेट करता है, तो न्यायपालिका का अधिकार है कि वो किंतु परंतु वायलेट किया है तो उसको सज़ा देने का हमारे संविधान में न्यायपालिका को सबसे सर्वोच्च अथॉरिटी माना गया है। और स्वयं इंदिरा जी ने बोला था, उनको पूछा गया था, आप संविधान में आप भारत के लोकसभा को मानेंगे या न्यायपालिका? उन्होंने बोला था हमें न्यायपालिका को सबसे हमको उनका आदेश मानना है। हाउस कानून बनाता है, हाउस का संवैधानिक संस्था का कार्य है कि संविधान का रक्षा करे। जो संविधान हाउस में बना है उसका अधिकारी का कर्म है और उसकी जिम्मेवारी है वो
एक्ट इम्प्लीमेंट कैसे होगा, भारत का संविधान, और कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, उसका देख रेख का जिम्मेवारी संवैधानिक संस्था का है। और अगर संवैधानिक संस्था भी उस आचरण में गलत तरीके से लिप्त हो जाता है तो न्यायपालिका का ज़रूरत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है कि संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। और वही अगर कल जज भी अपने कानून का वायलेट करेगा तो वो खुद उसके जिम्मेवारी लेने के लिए जिम्मेवार हकदार हैं। उसी प्रकार से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं मांग करता हूं, राष्ट्रपति से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि जो बिहार में जिसने 2013 में वोटिंग किया, 19 में वोटिंग किया और अभी उसका नाम एक भी, जो 140 करोड़ जनता जीएसटी टैक्स भरता है और भारत का जो संविधान को मानता है, चाहे वो रोहनिया का रहे, बांग्लादेश का रहे, किसी भी देश का, जो कल तक वोट दिया, तो आप उसका नाम आप कैसे काट सकते हैं? आप संवैधानिक का बुक देखिए पार्लियामेंट में, जिसने वोटिंग किया है उसका संपूर्ण अधिकार है, और जिसके पास जो बिहार में जन्म लिया है, पूरे 32 स्टेट में उसका जन्म सिद्धाधिकार है, वो अपना मताधिकार। सरकार अगर नहीं दिया है उसको डॉक्यूमेंट, अनपढ़ है तो सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, ना कि वो स्वयं आदमी जिम्मेवार है। और बैकडोर से, कभी आरक्षण का बैकडोर से चालू हो जाता है, कभी आरक्षण हो गया, कभी डिलीशन हो गया, कभी वो हक निकाल दो, वो हकाल दो। ये हमारा संविधान किसी को परमिशन, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। इसके लिए भारत का जो संवैधानिक संस्था है और भारत का जो लोक न्यायपालिका है, उसको ध्यान में रख करके, जिसने 13 में वोटिंग किया, 19 में किया, 24 में किया, वो 25 में भी वोटिंग वही करेगा। किसी का नाम डिलीट करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रूफ नहीं दिया, आपने किसी को पढ़ाया नहीं, तो वो जिम्मेवारी भारत सरकार का है, राज्य सरकार का है, ना कि वो स्वयं जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए न्यायपालिका से मैं मांग करता हूँ कि जिसका जो पहले वोटिंग किया वही, उसी को कंटिन्यू रखने का। और अगर किसी का नाम कटता है तो फिर जो जो पेंशन ले रहे हैं, जो जो मत से जीते हैं, उसका पेंशन रोका जाए, उनका पद का। उन्होंने, क्योंकि उनको मंजूर नहीं है, क्यों वो उनके वोट से वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी सब बन सकते हैं, तो उनके मतदान से अभी उनका नाम कैसे आप डिलीट, किस एक्ट में आप करोगे? इसके लिए भारत का संवैधानिक संस्था और भारत का न्यायपालिका को उस जो वायलेशन करने का किसी को अधिकार नहीं है। भारत माता की जय। जय हिंदुस्तान, जय संविधान।